वेलकम टू डे 5। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं और इसके लिए हमें क्या क्या मेथड्स यूज करने चाहिए और सबसे से ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के इसमें हम 3 प्रकार की एनालिसिस सीखने वाले हैं। जो ये 3 एनालिसिस है, आपने उसके नाम बहुत जगह पे सुने होंगे, बट इसका इम्पोर्टेंस आपको कभी पता नहीं होगा। तो इसमें डीप डिटेल्स में हम आज ये वीडियो सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। हर यूट्यूब पे, हर रील पे आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। पर आपने क्या सोचा है कि मार्केट सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे ही चलता है क्या? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो कौन सा भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो या फिर कमोडिटी मार्केट हो, ये चारों मार्केट्स में टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 20% ही वर्क होता है। बट हमारे जैसे ट्रेडर्स को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। इसके वजह से हमें सारे एनालिसिस हैंड इन हैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट थिंग, अभी जब टेक्निकल एनालिसिस होता है तो इसका शॉर्ट फॉर्म अच्छे से अच्छे वर्ड्स में अगर बोला जाए तो इसे कहते हैं हम चार्ट ट्रेडिंग। जैसे हमने 9-10 स्टैंडर्ड्स में देखे होंगे, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में चार्ट्स होते हैं और उस चार्ट को हम कहते हैं कैंडल चार्ट। और इस कैंडल्स के हिसाब से ये चार्ट बनता है और पर्टिकुलर ट्रेंड्स फॉर्म होता है और उस ट्रेंड्स को एनालिसिस करके हम सिलेक्ट करते हैं या फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट में बाइंग की जा सकती है या फिर सेलिंग की जा सकती है। अभी इन्हीं ट्रेंड्स को एनालिसिस करने के लिए फिर से 2 मेथड्स होते हैं और ये 2 मेथड्स को कहते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड और एक दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड बहुत पुराना हो गया है, ये पहले जापानीज ट्रेडर्स ने पहले बहुत इंट्रोड्यूस करके रखा था। आपने सुना भी होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं, इंडिकेटर्स रहते हैं, प्राइस एक्शंस होते हैं। अभी ये जो मैं कंसेप्ट बोल रही हूँ, इन कंसेप्ट्स पे भी हम वीडियो लेने वाले हैं और ये कंसेप्ट्स कितने ज्यादा एक्यूरेसी देते हैं ये भी चीज हम जरूर देखेंगे अगले वीडियो में। तो पहले जान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मेथड क्या होती है। इंस्टीट्यूशनल मेथड्स में स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स आते हैं, किलर जोन्स आते हैं, ऑर्डर फ्लो कंसेप्ट्स आते हैं, लिक्विडिटी एरियाज आते हैं और बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं जो अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रखे हैं और इसी फॉर्म पे मार्केट अभी के टाइम पे एक्यूरेसी 92% के हिसाब से दे रहा है। अभी इंस्टीट्यूशनल मेथड तो निकाली किसने है, पहले जान लेते हैं इंस्टीट्यूशंस मतलब होते क्या है। जैसे हमने देखा था स्टॉक मार्केट में एक प्राइमरी मार्केट नाम का मार्केट होता है, आपको सेकेंड या फिर थर्ड वीडियो में मिल जाएगा। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो अगर प्राइमरी मार्केट में इंस्टीट्यूशंस लोग इंक्लूड होते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन को क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशन मतलब ही एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट्स मतलब हमारे जो भी सारे एसेट्स होंगे, लाइक एफडीज, इन्वेस्टमेंट, सारे चीजें जो एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैनेज करता है, तो उसे हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करता है। अगर इन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हमने कभी मार्केट में ट्रेडिंग की तो हमारे एक्यूरेसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा एएमसी कंपनी, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक रॉक कंपनी। आपने सुना भी होगा ब्लैक रॉक के बारे में। अगर आपको ब्लैक रॉक के बारे में पता नहीं होगा तो अगली 2-3 वीडियोस में मैं आपको ब्लैक रॉक के बारे में डिटेल में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। अभी ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, इनके पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं या फिर एंट्री पॉइंट्स होता है, उसी हिसाब से वो मार्केट में एंट्री करते हैं, जिसके वजह से उनको कभी भी लॉस नहीं होता। अगर उनके हिसाब से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की या फिर उनके स्ट्रैटेजीज फॉलो करना स्टार्ट कर दिए तो हमें कभी भी लॉसेस नहीं होंगे। तो इन कंसेप्ट्स को हम डीप डिटेल में सीखेंगे, पर उसके पहले हम सेकेंड एनालिसिस के पास जाते हैं, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। अभी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत कम लोग करता है, बट मार्केट इस पे 80% डिपेंडेंट होता है। अगर मार्केट में आज कोई अप ट्रेंड जा रहा है, जैसे कि आपको पता होगा गोल्ड लास्ट 2 मंथ से कंटिन्यू लाइफ टाइम हाई दे रहा है, या फिर हमारा स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर रहा है, या फिर बीटीसी यूएसडीटी के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है, तो ये सारी चीज़ें होती है फंडामेंटल की वजह से। वो फंडामेंटल होता क्या है? जैसे हमने इकोनॉमी के बारे में कुछ सुना होगा, हमारे इंडिया में बजट्स लगते हैं, 1 Feb को बजट लगता है,
फाइनेंशियल मिनिस्टर बजट को अनाउंस करती है, वैसे ही सारे कंट्रीज में उनके बजट्स लगते हैं। अभी ये जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी पूरी डिपेंडेंट होती है गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड के हिसाब से ही सारे करेंसीज के रेट्स डिसाइड होता है। अगर गोल्ड सबसे ज़्यादा नीचे गिर गया तो करेंसीज के प्राइजेस भी नीचे गिर जाता है, और ये गोल्ड के प्राइजेस डिसाइड करने वाला होता कौन है? यूएस। अभी यूएस क्यों होता है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। यूएस के पास 72.41% ऑफ गोल्ड रिजर्व्स है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा। और अगर देखा जाए तो 8133 मेट्रिक टन्स गोल्ड होता है। अगर यूएस के इकोनॉमी में कुछ फ्लक्चुएशंस आ गए तो उसी हिसाब से गोल्ड में भी फ्लक्चुएशंस आते हैं। इसके वजह से हमें हमेशा यूएस की इकोनॉमी पे नज़र रखनी पड़ती है या फिर उनका स्टडी करना पड़ता है। अभी देखा जाए तो ये जो गोल्ड की प्राइजेस है ये ऊपर जा रही है, तो इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगा के रखे हैं। टैरिफ्स लगाने के पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस है, ये हमें यूएस की इकोनॉमी स्टडी करने के बाद ही पता चलता है। जैसे हमारी कंट्री में एक बार बजट लगता है, उनके कंट्री में एवरी मंथ बजट लगता है। उसके हिसाब से उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज भी रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। इसके वजह से हम कहते हैं कि इंडिया इज डेवलपिंग नेशन एंड यूएस इज अ डेवलप्ड नेशन। और उसके वजह से उनके इंटरेस्ट रेट्स बोलो या फिर उनसे भी रेट्स बोलो, बहुत अच्छे खासे मैनेज होते हैं। और इसी यूएस की इकोनॉमी की वजह से हमारे स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो भी फ्यूचर इन्वेस्टर्स है या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स आने वाले हैं या फिर जाने वाले हैं, ये सारा डिपेंड किस पे करता है? यूएस के इकोनॉमी पे। तो अभी रिसेशन पीरियड चल रहा है। एज पर ब्लैक रॉक ओनर जिसका नाम है लैरी फिन, रिसेशन पीरियड सितंबर 2025 तक तो आराम से चलने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट अब भी करें लोएस्ट प्राइस पे, तो ये गलत टाइम है। आप थोड़ा वेट करो, अगस्त या फिर सितंबर के वक्त और भी ज़्यादा नीचे जाएगी प्राइसेस, तब भी मार्केट में बाइंग करना। और याद रखना कि जब सेलिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, दैट इज इन अगस्त 2026, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, तो उसे सेल करना मत भूलना। अगस्त 2026 तक होल्ड करके रखना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा भागने वाला है, लंबा जाने वाला। तो स्टॉक मार्केट जो भी होता है ये यूएस की इकोनॉमी पर डिपेंड होता है, और यूएस की इकोनॉमी मतलब ही हमारा फॉरेक्स मार्केट। तो आप कभी भी अगर चाहते हो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो हमेशा याद रखना कि फॉरेक्स मार्केट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करो और फिर स्टॉक मार्केट पे की तरफ जा, क्योंकि ये मिथ बहुत बड़ा है, क्योंकि बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है तो स्टॉक मार्केट सीखना पड़ता है। तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। स्टॉक मार्केट पूरा डिपेंडेंट है फॉरेक्स पे। अगर फॉरेक्स पता नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट हमें नहीं आने वाला। और नेक्स्ट, एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जितना हमारे कार चलाते वक्त सीट बेल्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग फील्ड। अभी रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस नहीं है या फिर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है, ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, तो आपको हमेशा क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। आपको अपनी एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। उसके साथ ही अगर मार्केट 22 डेज चल रहा है, तो ये मत सोचो कि हमें 22 डेज ट्रेड करना है। आप उसके सिर्फ 15 डेज ही एक्यूरेसी के साथ ट्रेड्स कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल है 50,000 का, तो पूरे 50,000 मत इन्वेस्ट करो, उसके सिर्फ 45% इन्वेस्ट करके उसमें ट्रेडिंग करो, ताकि जो भी कैपिटल आपके पास बचा रहेगा वो सेफ साइड में रहेगा। उसी के साथ ट्रेडिंग फील्ड में बहुत दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज टीपी, मतलब ही टेक प्रॉफिट, एंड सेकेंड इज एसएल, मतलब ही स्टॉप लॉस। लाइफ में कभी सीट बेल्ट लगाओ या ना लगाओ, पर ट्रेडिंग करते वक्त हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करना, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करोगे तो आपका कैपिटल 100% वाइप आउट हो जाएगा। अगर कैपिटल वाइप आउट हो गया तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए फिर से दूसरा चांस नहीं मिलता। अगर वही आप स्टॉप लॉस लगा के करो तो मिनिमम टू मिनिमम बेयरली लॉसेस हो सकते हैं, और आपको मार्केट में अच्छी खासे प्रॉफिट्स कमाने के चांसेस भी आएंगे और एक्सपीरियंस भी मिलेंगे।
तो ये थे हमारे 3 एनालिसिस जो हमेशा हैंड इन हैंड चलने चाहिए। जितना रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही टेक्निकल और फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल याद रखना हमेशा 20% ही चलता है और फंडामेंटली मार्केट 80% चलता है। तो आज से ही स्टार्ट कर देना यूएस मार्केट को देखना और उसके स्टडी करना। ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले कुछ टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट करें। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।